औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा मुझे क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीज़ें क्लियर है। चलें जी, बेहतरीन हो गया। आज से हमने शुरू करना है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। चैप्टर 2 से हम शुरू करेंगे। कल की इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अपने मोस्ट प्रोबेबली रिकॉर्डिंग ले ली होगी उसकी। अगर नहीं तो एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ। वेयर कैन आई गेट दिस बुक? बेटा, ये वाली किताब जो है ये मैं आपको कहते हैं गूगल ड्राइव के लिंक में भी डाल दूंगा एक दो दिन तक। ये आपके ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये किताब अगर आपने हार्ड परचेज करनी हो तो ये कहीं से भी मिल सकती है आपको, SBI से या वहीद बुक हाउस से। ये है कितने बिजनेस लॉ मेड इजी बाय सर आतिफ आबदी। ये आपको कहीं से भी मिल सकती है। चलें जी। अ, अगर आपने कल की क्लास नहीं ली तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपने सिलेबस कितने हैं सब्जेक्ट का। बिजनेस लॉ, कैफ फोर, द इजीएस्ट पेपर ऑफ कैफ प्रॉबली। आसान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए, बिकॉज बिजनेस लॉ का पेपर कभी भी इस वजह से फेल नहीं होता कि बच्चों को आता नहीं है लिखना। बच्चों को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता, इस वजह से फेल करते हैं। सिलेबस बच्चों को याद होता है। बच्चों को इतना सिलेबस याद होता है कि कई अटेम्प्ट से मैंने कुछ बच्चों को देखा है, इतनी हद तक उनको ये सिलेबस रट्टा होता है कि उनसे किताब लिखने का कहें वो किताब भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर के अंदर बैठ के उनको अटेम्प्ट नहीं करना होता। आपकी 6 महीने की प्रोग्रेस आपके वो 3 घंटे रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप एग्जाइकेट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करते हैं। वो अगर हैंडल ना हो सके तो फिर आपका मसला हो जाता है। तो हमने उन 3 घंटों को प्रिपेयर करना है इस तरीके से कि हमारी ये 6 महीनों की प्रिपरेशन ज़ाया ना हो। चलें जी। ये रहा आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। मुझे अगर आप नहीं जानते तो मेरा नाम मुअव्विज़ नईम है। मैं CA फाइनलिस्ट हूँ और एज एन ऑडिट मैनेजर एक फर्म में सर्व कर रहा हूँ। चलिए जी, ये था मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तकरीबन 4 साल से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट तकरीबन 10 साल से मैं एफिलिएटेड हूँ, 10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। चलें जी, हम अपने सिलेबस की तरफ आते हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। यहां से हमारा पहला लॉ शुरू होना है, फर्स्ट लॉ, विच इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी कितने प्रोविजंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, क्या कुछ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इट विल टीच अस अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो जरा शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए उसने पहले एक, दो और तीन डेफिनेशंस को समझाया है कि ये तीन चीजें हमें पता होंगी तब हमें पता चल सकेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। तैयार हैं? चलें जी, तैयार हैं। सबसे पहली चीज वो कहता है, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing। तोड़ तोड़ के इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है, आपसे शुरू करते हैं। क्या एक इंसान अकेला अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आप लॉजिकली आपने मुझे बताना है, ठीक है, विदाउट लुकिंग एट एनी किताब या एनी इतने कॉन्सेप्ट वगैरह, अपने अपने नॉलेज के मुताबिक बताना है। क्या इंसान अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? दी आंसर इज नो। ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट करना है अगर, तो ऑटोमेटिकली हमारा जहन इस चीज की तरफ जाता है कि एक से ज्यादा बंदे हैं। ये तो समझ आ गई कि एक से ज्यादा बंदे हैं। अब हम शुरू करते हैं कि वो जो एक से ज्यादा बंदे हैं उनमें से एक इंसान
व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, जाहिर करे, क्या जाहिर करे? टू अनदर, दूसरे इंसान को। मतलब ये जो चीजें हमने स्टेब्लिश कर ली थी कि एक अकेला इंसान अपने आप के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो दो लोग होंगे। तो उन दो लोगों में से एक इंसान दूसरे को जाहिर करे क्या? हिज विलिंगनेस, अपनी रजामंदी। वो ये शो करना चाह रहा है कि मैं एक काम के लिए राजी हूं। अच्छा, अब वो काम करना है या नहीं करना, ठीक है ना? टू डू, कोई काम करने की रजामंदी दे रहा है, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एक काम था जो कि वो कर सकता था और वो कह रहा है कि मैं राजी हूं इस बात से कि मैं ये काम नहीं करूंगा। यहां पे सोच लिमिट हो जाती है हमारी थोड़ी सी। बिकॉज हमें एक चीज तो समझ आती है कि कोई काम करने के पैसे हैं, किसी काम के रुकने से भी पैसे, किसी काम को ना करने के भी पैसे लिए जा सकते हैं। ये सोच के हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। मुझे बताएं, कोई काम करने के पैसे लेना लॉजिकल लगता है? कोई काम ना करने के पैसे लेना लॉजिकल लगता है? लॉजिकल नहीं लगता। सीधी सी बात है, आप एक काम कर रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं। आप एक काम नहीं कर रहे, मतलब आप कुछ ना करने के पैसे ले रहे हैं, ठीक है? हमारी सोच सबसे पहले यहां तक जाती है कि आप कुछ ना करने के पैसे ले रहे हैं। अब हम इसको एक स्टेप आगे की तरफ लेके चलते हैं और इस वाली चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ये कुछ ना करने के पैसे नहीं है। ये बेसिकली इस चीज के पैसे हैं कि मैं, तुम मुझे पैसे दो वरना मैं ये काम कर दूंगा। अब यहां अगर ये वाली लाइन बोलते हैं तो हमारी बात थोड़ी सी लॉजिकल लगती है कि तुम मुझे पैसे दो वरना मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है ना? मोस्टली ये चीज हम नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं कि तुम मुझे पैसे दो वरना मैं गोली मार दूंगा, ठीक है ना? आप गोली ना मारने के पैसे ले रही है। तो ये चीज हमारी नेगेटिव सेंस में कभी कभी हम सोच लेते हैं। लेकिन इन रियल वर्ल्ड लोग अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट करने के पैसे लेते हैं। आसान अल्फाज के अंदर मैं कहता हूं कि मैं टीचिंग कर रहा हूं। टीचिंग को छोड़ देते हैं, मैं ऑडिट कर रहा हूं। मैं अपनी ऑडिट की सर्विसेज कितने हैं, एक फर्म को दे रहा हूं, ठीक है? अब मेरी ऑडिट की सर्विसेज, इसको हम यहां पे ले जाते हैं। फर्म ए के पास मैं हायर्ड हूं एज एन ऑडिटर। मेरी ऑडिट की सर्विसेज फर्म ए को तो अच्छी लगती हैं, फर्म बी को भी अच्छी लगती हैं। अब फर्म बी कहती है कि तुम मेरे पास आके ऑडिट करो। अब ऑडिटर भाई साहब के पास चॉइस होती है। वो या तो ए के साथ काम कर सकता है, या बी के साथ काम कर सकता है, या दोनों के लिए म्यूचुअली काम कर सकता है। अब ये म्यूचुअली अगर काम करता है दोनों के लिए, हो सकता है किसी जगह पे ए और बी का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो एक ऑडिटर इन दोनों का काम ना कर सके। ऐसे वक्तों में क्या करेंगे? तो अब बी को ये ऑडिटर चाहिए। बी चाहता है कि ये ऑडिटर सिर्फ मेरे पास हो ताकि कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन ही ना आए। मुझे बताइए, यहां तक आपको कहानी समझ आ रही है कि एक ऑडिटर दो फर्म्स को अच्छा लग गया है, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसलिए बी चाहता है कि ये ऑडिटर ए के पास काम ना करे, सिर्फ मेरे पास काम करे। अगर ऑडिटर को बुलाता है वो अपने पास, तो उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी किस चीज की होगी? काम करने की। तो ये कोई काम करने के पैसे ऑडिटर को दे रहा है, जो कि हमने यहां पे पढ़ लिया टू डू में।
साथ ही ये ऑडिटर कहेगा कि मैं तुम्हारे पास काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं ए के पास भी काम कर रहा हूं, तो बी कहेगा नहीं, तुमने ए के पास अब काम नहीं करना। अगर तुमने हमारे पास काम करना है तो तुमने और किसी जगह काम नहीं करना, और तुम्हें किसी और जगह काम करने से रोकने का 1 लाख रुपया मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूं। अब ये जो 1 लाख रुपया वो दे रहा है, ये है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसको कोई काम करने से रोकने का। तो कोई काम करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या किसी काम से रोकने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मुझे बताएं, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, समझ आती है? चलिए जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब ये बंदा जाहिर कर रहा है अपनी विलिंगनेस कोई काम करने की या कोई काम ना करने की, किसी काम से रुकने की। एक बंदा ऐसे ही जाके दूसरे के मुंह पे कहना शुरू कर दे, हाँ भी मैं राजी हूँ, तो अगला कहेगा कि भाई मुझे क्यों बता रहे हो? वो कहेगा कि भाई मैं राजी हूँ, मैं चाहता हूं कि तुम भी राजी हो इस चीज पे, ठीक है ना? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरा और तुम्हारा होगा तो एक बंदा राजी हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? दूसरा बंदा भी इस चीज पर राजी हो, फिर समझा जाएगा कि हाँ भाई कोई काम हो रहा है। ऐसे तो नहीं कि एक बंदा कहेगा हाँ भाई मैं राजी हूँ तो मैं राजी हूँ। अब ऐसे तो नहीं होता ना, आप किसी के घर रिश्ता भेजें, कहेंगे हाँ भी मैंने रिश्ता भेज दिया, 50% काम हो गया है। अगला जो कितने उधर से हाँ होनी है, वही तो मेजर चीज वही होती है, ठीक है ना? तो आपने अगर ये कर भी दिया, तब भी अगली पार्टी की तरफ से जब तक हाँ नहीं होगी, नन ऑफ कितने नथिंग यू विल डू विल मैटर। तो ये कहते हैं कि अगले की वो रजामंदी शो करता है, सिग्निफाइज कितने टू अनदर हिज विलिंगनेस विद द व्यू टू obtain assent ऑफ द अदर, कितने हैं, assent ऑफ द अदर, यहीं तक कर लेते हैं अभी तक। विद अ व्यू, इस नजरिए से वो अपनी रजामंदी शो कर रहा है ताकि वो अगले की रजामंदी भी ले सके। असेंट कहते हैं रजामंदी को, अगले की रजामंदी भी ले सके, obtaining द असेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट या एब्सटेनेंस। जो काम वो कह रहा था कि मैं करूंगा, या जिस काम से वो रुकने का कह रहा था, उस काम को करने या रुकने की रजामंदी अगली पार्टी से भी लेनी है, कि अगली पार्टी भी चाह रही है कि नहीं चाह रही, ठीक है ना? ये ऑडिटर भाई साहब जो हैं, ये इधर कहते रहे कि भाई तुम मुझे पैसे दो, मैं अगली कितने में ऑडिट इस ऑडिटर के पास काम नहीं करूंगा। बी कहेगा भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जहां मर्जी काम करो, मेरे पास कुछ काम कर लो, ये 1 लाख रुपया मैं तुम्हें कोई नहीं दे रहा। अब इसने अपनी रजामंदी शो कर दी है, अगला मान नहीं रहा, ठीक है ना? तो इसकी ये रजामंदी शो करने का कोई फायदा नहीं है। अगले की रजामंदी भी होनी चाहिए उस एक्ट की या उस एक्ट से रुकने की। जब ये हो जाए, ठीक है ना, जब आप अपनी रजामंदी शो करें कुछ करने की या ना करने की, इस नजरिए से, ताकि आप अगले की रजामंदी लें उस काम को करने या उससे रुकने की, तो कहा जाता है कि आपने एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल कह सकते हैं आप इसको ऑफर कह सकते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। जब आप अपनी रजामंदी शो करते हैं कोई काम करने की या किसी काम से रुकने की, इस व्यू से कि आप अगले की रजामंदी भी लें, तो ये समझा जाता है कि आपने एक प्रपोजल दिया है, ऑफर दी है। मुझे बताएं, इस डेफिनेशन के अंदर कोई इशू, कोई चीज जो ना समझ आई हो? चलें जी, बेहतरीन हो गया। अब हमने यहां पढ़ा था कि विद अ व्यू टू obtain द असेंट ऑफ द अदर, आपने अगले की रजामंदी लेनी है। अगले ने अपनी रजामंदी दे दी, ठीक है ना? अगले ने अब अपनी रजामंदी दे दी। when the person to whom, जिसको प्रपोजल दिया गया था, प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया गया था, सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, जब वो अपनी रजामंदी शो कर देता है,
द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। अगले ने अपनी रजामंदी शो कर दी, तो ये समझा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है, वादा बन जाता है। ठीक है ना। अब आपने कोई काम करने की रजामंदी दी थी, अगले ने कहा ठीक है, आई विल टेक योर वर्ड ऑन इट। अब समझा जाएगा कि एक प्रॉमिस हो गया है, वादा हो गया है, एक दो पार्टीज के दरमियान, कहते हैं ना एक जेंटलमैन एग्रीमेंट, वो हो गया है। तो यहां पे एक प्रॉमिस हो गया है। जो बंदा प्रॉमिस करता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं या ऑफरर कहते हैं, जो बंदा एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिसी या ऑफरी कहते हैं। मुझे बताएं इसमें कोई इशू। फिर एग्रीमेंट की बात करते हैं। अब प्रॉमिस होता है वादा करना कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा। अगला के ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने कितने आजकल कोई वीडियो देखी होगी, एक बंदा कॉल करता है, हाँ भी आपका लोन अप्रूव हो गया, आपको लोन दे दें, जी दे दें, आपको रीपे करना पड़ेगा, नहीं रीपे मैंने नहीं करना। ठीक है ना। तो आप कहते हैं अगर कोई काम कर रहे हैं या आप कोई काम से रुक रहे हैं, तो उसके बदले आपको भी कुछ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप लोन दे दें, रीपे आपको नहीं करना मैंने। तो अगर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो फिर वो प्रॉमिस एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अंग्रेजी में वो लिखते हैं एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं, यहां ऐसे पढ़ लेते हैं एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। यहां आपको एवरी प्रॉमिस की समझ आ गई, बिकॉज हमने प्रॉमिस पढ़ लिया है। फॉर्मिंग बनाते हैं क्या, कंसिडरेशन इसकी समझ नहीं आई होगी। मैं आपको बताता हूं। हर जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हमने इस ऑडिटर भाई साहब की एग्जांपल ली थी। ऑडिटर ने कहा कि मैं दूसरी जगह जाके काम नहीं करूंगा। बी ने कहा इसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, दिस इज कंसिडरेशन। अगर वो सिर्फ ये कह देता ऑडिटर को तुम दूसरी जगह पे जाके काम नहीं करो, इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तो फिर ये एक वैलिड एग्रीमेंट ना हो सकता। क्यों? क्योंकि इस ऑडिटर को जब तक कुछ मिलेगा नहीं, तब तक ये काम नहीं करेगा या किसी काम से रुकेगा नहीं। हर पार्टी को अपने एक्ट या एब्सटेनेंस के बदले कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब तक उसे कुछ नहीं मिल रहा, तब तक समझा जाएगा कि ये वैलिड ही नहीं है। क्यों? मुझे बताएं जरा, कोई इतना अच्छा होता है कि किसी चीज के बदले, मतलब आप बगैर किसी चीज के इवज दूसरों पे एहसान करते रहें? कोई इतना अच्छा होता है? नहीं होता। सीधी सीधी बात है, कोई इतना अच्छा नहीं होता। और अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो अदालत इस बात का अंदाजा लगाती है कि हो सकता है आपके ऊपर कोई जहनी या जिस्मानी दबाव हो। ठीक है ना। आप बदले में क्या ले रहे हैं, इस चीज से अदालत भी इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि आया आपके ऊपर कोई जहनी दबाव तो नहीं है, आपको प्रेशर तो नहीं कर रहा है ये काम करने के लिए कोई। आप फ्री में काम किए जा रहे हैं किसी का, तो क्यों? क्या वजह हो सकती है? अगले ने आपको क्या धमकी दी होगी, या आप कोई बहुत ही अनरीजनेबली लो प्राइस पे काम कर रहे हैं, तो क्या मजबूरी होगी आपकी? अदालत इस चीज का अंदाजा लगाती है। तो जब बदले में कुछ हो, उसको हम लीगल टर्म में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की टर्म में उसे कहते हैं कंसिडरेशन। लाइक आप एक काम कर रहे हैं, उसके बदले आप पैसे ले रहे हैं, द मनी इज कंसिडरेशन फॉर यू। तो वो कहता है फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा हो, तो फिर उस प्रॉमिस को एग्रीमेंट कहते हैं। आपने अपनी रजामंदी दी किसी को कि मैं ये काम करूंगा, ये था प्रॉमिस, ये था प्रपोजल। अगली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम ये काम कर लो, ये हो गया कितनी ये प्रॉमिस हो गया। अब उस प्रॉमिस के बदले आपने जो कहा था कि मैं एक काम करूंगा, अगर आपको कुछ मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रही है आपको, अब ये एग्रीमेंट बन गया है।
मुझे बताएं, यहां तक ये एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस वाली चीज को अगर छोड़ दें तो एग्रीमेंट क्लियर हो जाता है आपको। अब आ जाते हैं इस चीज पे कि एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस का मतलब क्या है। एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, आपने ये मिसाल ली कि ऑडिटर ने कहा मैं आपके पास आके काम करूंगा, बी ने कहा कि ठीक है तुम मेरे पास आके काम कर लेना, मैं तुम्हें इसके बदले 2.5 लाख रुपया दूंगा। ये एक प्रॉमिस हो गया कि तुम काम करोगे मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा। दूसरा इसने प्रॉमिस किया कि अगर तुम किसी और जगह काम नहीं करते तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। ये एक और प्रॉमिस हो गया। इन दोनों को अगर मिला लें तो ये सेट ऑफ प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है ना। तो आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा प्रॉमिस भी हो सकता है, जैसे यहां पे ये दो प्रॉमिसेस हैं, एक काम करने का और एक काम से रुकने का। तो मुझे बताएं, ये एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस वाली चीज क्लियर हुई है। चलें जी, बेहतरीन हो गया। मैं साथ साथ आपसे पूछता रहूंगा कि ये वाली चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं, ताकि हमारा एट द एंड ऑफ लेक्चर कोई डाउट ना रहे। जब कोई डाउट नहीं होगा तो आप आराम सुकून से रिवीजन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आराम सुकून से रिवीजन कर सकेंगे। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। हमें समझ आ गई एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो, उसकी हमें समझ आ गई कि एग्रीमेंट क्या होता है। वही एग्रीमेंट अगर अदालत की तरफ से इन्फोर्स करवाया जा सके। आप अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा, मिसाल के तौर पे आपको आपके दोस्त ने कहा कि मैं आपको अफ्तारी करवाऊंगा, बाद में उसने जाके अफ्तारी नहीं करवाई, क्या आप इस चीज को अदालत में चैलेंज कर सकते हैं कि देखो यार इसने मुझे अफ्तारी नहीं करवाई? इसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको आपके दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल बेचूंगा, वो उसने नहीं बेची। अब ये बताएं, लॉजिकली स्पीकिंग आप अदालत में ये चीज चैलेंज कर सकते हैं? ये बड़ी चीज आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने ये चीज देखनी है, आप अदालत में किस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। आप अफ्तारी नहीं करवाई उस दोस्त ने, आप उसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, दिस डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो बाइक जो उसने आपको नहीं दी, दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट वाज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यू कैन चैलेंज दैट इन अ कोर्ट एंड यू कैन विन। केस ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मोटरसाइकिल बेचूंगा, अब ये नहीं बेच रहा, आई एम चैलेंजिंग दिस इन द कोर्ट एंड द कोर्ट विल टेक योर साइड, द कोर्ट विल हेल्प फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन। तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं ना, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई, बिकॉज यू कैन चैलेंज दैट इन कोर्ट। अगर वो पूरा नहीं करता, नॉन परफॉर्मेंस पे आप उसको केस कर सकते हैं उस पे। तो वो आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। और एग्रीमेंट वो वाला जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई कितने कोई मुश्किल? गुड जी। नई स्टूडेंट मनसीबा जी, लेक्चर का थोड़ा सा हिस्सा आपका मिस हो गया, बट उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। आपने रिकॉर्डिंग्स को देखना है और देखने के बाद आपने मुझे बता देना है कि ये वाली चीज़ अगर मुझे समझ नहीं आई तो आपने मुझे कहते हैं कांटेक्ट कर लेना है, मैं आपको वो समझा दूंगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं, उन्होंने एक छोटा सा ग्राफ दे दिया है जिसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने कि सबसे पहले आता है प्रपोजल। सबसे पहले आता है प्रपोजल। प्रपोजल में अगर एक्सेप्टेंस का एलिमेंट ऐड कर दें, ये उसने कहा था ना कि कहते हैं व्हेन पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेक सिग्निफाइज सेंट, अगर वो एक्सेप्ट कर ले उस प्रपोजल को तो वो प्रॉमिस बन जाता है। उसी प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन का एलिमेंट ऐड कर लें तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और उसी एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ ऐड कर लें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वेरी सिंपल। फिर वो यहाँ पे बात करते हैं, पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। उन पे जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो परफॉर्म करें। परफॉर्मेंस के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होना चाहिए। ये कब होता है? जब आपको पता हो कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। ठीक है ना। मासूम तो वही होता है जो पकड़ा नहीं जाता। तो जब आपको पकड़े जाने का डर हो तो फिर समझा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। और पकड़े जाने का डर कब होता है? जब आपको पता हो कि हाँ भी अगर मैंने ये काम ना किया मेरे ऊपर केस हो सकता है।
तो parties to an agreement must be bound to perform their promise, and in case of default by either of them, the other party या parties can go to court for the enforceability. आप अदालत जा सकें इन्फोर्सिबिलिटी के लिए, तब समझा जाएगा कि यू आर बाउंड टू परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा, वरना ये समझा ही नहीं जाता कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक आप अदालत जाके किसी चीज को इन्फोर्स नहीं करवा सकते, तब तक आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। आप उसे एग्रीमेंट कहें, आप उसको दोस्ताना कहें, आप उसको कुछ भी कहें, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। फिर आगे आ जाती हैं दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड। मतलब एक्सप्रेस प्रॉमिस आ जाता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी कह सकते हैं आप उसे, ये इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के अंदर दो चीजों का फर्क होता है। एक, ये इन वर्ड्स होता है। यहां पे उसने क्या कह दिया, द प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अगर अल्फाज में की जाए तो एक्सप्रेस होती है। क्या अल्फाज लिखे जा सकते हैं? अल्फाज लिखे जा सकते हैं। क्या अल्फाज बोले जा सकते हैं? अल्फाज बोले भी जा सकते हैं। तो यानी कि आप लिख लें या बोल दें, अगर आप अल्फाज में बयान कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि मैं, ये प्रपोजल है मेरा, या मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस। सोचने वाली बात है, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, या मैंने तो कहा ही नहीं कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करना है मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। तो फिर अदालत कैसे इन्फोर्स करेगी? वो चीज हमारी इम्प्लाइड में आ जाती है। मुझे लॉजिकली एक बात आपने बतानी है। एक आइसक्रीम वाला आया है, आगे उसने आपको आइसक्रीम दी है और आपने खानी शुरू कर दी है। क्या वो आइसक्रीम वाला दिल का बहुत अच्छा इंसान होगा, कि उसे आप बहुत अच्छे लग गए कि उसने आपको एक आइसक्रीम निकाल के दे दी, या वो उसके बदले आपसे पैसे चाह रहा होगा? पैसे लेगा ऑब्वियसली। ये भी एक फार फेच्ड अगर आपको एग्जांपल लगती है, तो मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। बस आके खड़ी होती है, मेट्रो बस कह लें आप, या ऑरेंज ट्रेन कह लें, या कोई भी बस कह लें, वो अड्डे पे आके खड़ी होती है। क्या उसका कंडक्टर बाहर आके हर इंसान से अलग अलग कहता है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं तुम्हें यहाँ लेके जाऊंगा, तुम मुझे इतने पैसे दो, वगैरह वगैरह? या वो सिर्फ आके अड्डे पे खड़ी होती है और लोग अंदर चढ़ना शुरू हो जाते हैं? मैं इंतजार करूँ आपके जवाब को। वो अड्डे पे आके खड़ी होती है। अब उस बस का अड्डे पे आके खड़े होना इटसेल्फ इज एन ऑफर। वो बस अड्डे पे इसलिए नहीं आई कि वहां पे आके वो सेल्फी बनाए, या वो अड्डा उसे बहुत खूबसूरत लगता है कि वो उस अड्डे पे आके खड़ी हो गई है। वो अड्डे पे आके खड़ी ही इसलिए हुई है ताकि जिसने अंदर आना है वो आ जाए। तो उस बस का अड्डे पे आना इटसेल्फ इज एन ऑफर, इटसेल्फ इज अ प्रपोजल। लोग उसके अंदर कितने हैं, खुद ही से चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बंदा खुद ही बस के अंदर चला जाए और कंडक्टर का टिकट काटने पे वो कहे कि तुमने मुझे कहा था अंदर आने का, मैं तो खुद ही अंदर आया हूँ, तुमने तो मुझे ऑफर की ही नहीं थी? क्या अगर वो ये कहे तो चपेड़ों के अलावा उसके पास जवाब में कुछ मिलेगा उसे? नहीं, ठीक है ना? तो उस इंसान का बस के अंदर चले जाना, ये उसकी एक्सेप्टेंस थी। अब यहाँ पे अल्फाज का एक भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है ना? वो बस अड्डे पे आई है, आगे उसने बड़ी बात है हारन बजा दिया होगा, उस हारन के अल्फाज बिल्कुल भी नहीं होते। वो बस अड्डे पे आई है, आगे खड़ी हो गई है।
तो समझा जाएगा कि उसने अपनी ऑफर कर दी है। आप उसके अंदर बैठ गए हैं, समझा जाएगा आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है। तो ये हमारी इम्प्लाइड में आ जाती है। अब अंग्रेजी में भी देख लेते हैं वो क्या कहते हैं एक्सप्रेस पे। इफ द प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स, यानी ऑरली, बोल के अल्फाज में, या रिटन, लिख के, तो वो आपका एक्सप्रेस एक्सप्रेस प्रपोजल या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या एक्सप्रेस समझा जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, हमारे पूरे बिजनेस लॉ के अंदर जहां भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड की बात आएगी ना, मतलब उसका यही होगा, अल्फाज में, ऑरली या रिटन। और इम्प्लाइड का हमेशा पूरे कैफ फोर में, और भी जगहों पे ये चीज आएगी, ठीक है ना, और भी कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके एक्सप्रेस या इम्प्लाइड लिखा होगा, एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी वगैरह। तो वहां पे भी यही मतलब होगा कि जो अथॉरिटी रिटन हो, अल्फाज में बता दी गई हो आपको, ठीक है ना, ऑलरेडी बता दी गई हो, रिटर्न बता दी गई हो, तो वो एक्सप्रेस होती है। इम्प्लाइड क्या होता है? अदरवाइज। अदरवाइज यानी फ्रॉम योर कॉन्डक्ट, आपकी हरकतों की वजह से जो चीज होती है, ठीक है ना, बस का उधर आके खड़े होने वाली हरकत जो थी वो उसकी ऑफर थी। आपका बस के अंदर बैठ जाना ये आपकी एक्सेप्टेंस थी, या जो हरकत आपने की है ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस मानी जाती है। तो इफ द प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, अल्फाज के अलावा किसी और तरीके से आप अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं या प्रपोजल देते हैं, दी प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, यानी कि फ्रॉम एक्शन, इम्प्लाइड समझा जाएगा। मुझे बताएं, इस सारे में कोई इशू? बेहतरीन हो गया। चलें जी, मेरे ख्याल से फॉर द फर्स्ट लेक्चर इतना काफी था। ज्यादा बर्डनाइज नहीं करते हम, कहते हैं अपने सरों को, बिकॉज फ्री बैच है। आराम सुकून से हमने जो जितना मेरा प्लान है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम अपनी क्लास में 2 दफा पढ़ेंगे। मीन्स चैप्टर 2 से लेकर 10 हमने 2 दफा क्लास में पढ़ना है। परेशान नहीं होना, लेकिन क्लास को आपने लाइव ही लेना है। ठीक है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, दे लाइक इट स्वीट पॉइजन। आप रिकॉर्डिंग्स के पीछे जाते हैं कि टीचर मेरी जेब में बैठे हुए हैं। मैंने किसी भी वक्त टीचर को कितने लेक्चर निकालना है, लेक्चर निकाल के मैंने उसी वक्त लेना शुरू कर देना है। कोई चीज़ नहीं समझ आती, टीचर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज फेंकना है, और मैं तो बादशाह लगा हूँ। ये स्वीट पॉइजन है। आप रिकॉर्डिंग्स की तरफ जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं 10 बजे उठ के लेक्चर लूंगा। 10 बज के 1 मिनट पे आप कहते हैं कि यार 1 मिनट ऊपर हो गया, मैं 11 बजे लेक्चर। ठीक है। तो इस तरीके से डिले होता रहता है। फिर आप कहते हैं कि प्री बैच है, सर ने कहा था ये 2 दफा हम करेंगे, हम ऐसा कर, मैं ऐसा करता हूँ, पोस्ट बैच, आराम सुकून से पोस्ट बैच में एक ही दफा करूंगा। वो कहाँ पे पोस्ट बैच से आगे रिजल्ट वाला जुलाई आ जाता है, जुलाई के बाद अगस्त आ जाता है, और आप यही सोच रहे होते हैं कि मेरे पास टाइम गया कहाँ पे। अभी तो लेक्चर शुरू हुए थे, एक एक लेक्चर मैं उस वक्त ले लेता, तो ये मुझे कैलकुलेट ना पड़ा होता आज कि हाँ भाई 8 लेक्चर मैं आज लूंगा, 7 लेक्चर मैं कल लूंगा, तो मेरा कवर हो जाएगा। 60-60 लेक्चर आपके पेंडिंग पड़े होते हैं। ये वाली चीज आपने नहीं करनी। क्लास लाइव नहीं। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरीके से देता हूँ। आपने मुझे नहीं पता कि ये कितने हैं फर्स्ट क्लास से पहले, अब कौन सी क्लास होती है, मैंने फर्स्ट से शुरू किया था इसलिए मुझे उसी का पता है। फर्स्ट से लेकर आपने सीए के स्टार्ट तक कभी ऑनलाइन पढ़ा? नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा। क्लासेस में छुट्टियां भी हो जाती हैं, ठीक है ना, कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी शादी आ जाती है कोई, कभी वो वाला दर्द जो कि कहते हैं स्कूल जाने से 5 मिनट पहले होता है, वो वाला दर्द शुरू हो जाता है, जो कि बस के निकलने से या स्कूल का टाइम शुरू होने से 5 मिनट बाद खत्म हो जाता है सारा। कभी वो हो जाता है, आपकी छुट्टी हो जाती है, किसी भी वजह से आपकी छुट्टी हो जाती है। आप अगले दिन आते हैं तो जो क्लास आपकी छूट गई है वो छूट गई है। ठीक है ना, वो क्लास आपकी छूट गई है, जो उस दिन पढ़ाया था आपने वो नहीं पढ़ा, लेकिन समहाउ वो कवर हो जाता है फिर भी।
बाय द एंड ऑफ सेशन वो चीज कवर हो जाती है। रिकॉर्डिंग्स की तरफ हमारे पास सब कुछ ही होता है, हम कवर कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं हो सक रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना। ये जब तक नहीं आता, तब तक ऑनलाइन लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज है आपके लिए। ठीक है ना? आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी लेक्चर्स लेने के लिए, एक आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि दिस इज माय टाइम। ये सुबह 8 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक का टाइम, दिस इज माय टाइम। यहाँ पे मैंने बैठ जाना है क्लास में, सामने मेरे टीचर होंगे, वो पढ़ा रहे होंगे, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटे समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आई एम द इम्पोर्टेंट पर्सन हेयर। ये आपने खुद को समझना है कि मैं, मेरे टीचर मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे समझ आ रही है कि नहीं आ रही। मेरी क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स बादशाह होते हैं। ठीक है ना? प्रोवाइडेड वो होमवर्क भी करें साथ में उनके, मैं आपको होमवर्क दबा के दूंगा। तो मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट्स बादशाह होते हैं। आपने बस बैठना है। मैं आपसे पूछूंगा बार बार कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और आप ये वाला टाइम मुझे दे दें, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका ये कैफ 4 पास करवाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। आपने होमवर्क करना है अपना, और मैं होमवर्क दबा के देता होता हूँ। ये कहते हैं मेरी चीज जो है, ये वो है कि मैं बच्चों की तरह होमवर्क आप लोगों को दबा के देता हूँ। बहुत सारे होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो आपने करने हैं, वो आपकी प्रैक्टिस है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था, बिजनेस लॉ मुझे आता नहीं इस वजह फेल नहीं हुआ, मुझे करना नहीं आया इस वजह से फेल होता है। तो मैं आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके करवाऊंगा। होमवर्क आपको दूंगा, होमवर्क आपने करना है। क्लास में तो आप बादशाह हैं, वो तो हैं। ठीक है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। वो आपको बादशाह सलामत वाला सारे का सारा प्रोटोकॉल मिलेगा। बस ये वाला टाइम आपने इंश्योर करना है, लाइव क्लास में आना है। ठीक है? कोई गिले शिकवे आज की क्लास से रिलेटेड, कोई चीज ना समझ आई हो, कोई एम्बिग्विटी रह गई हो किसी भी टॉपिक में। चलें जी, बेहतरीन हो गया। मुंसिबा आपने रिकॉर्डिंग लेनी है, इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी ही अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये रिकॉर्डिंग आपने लेनी है और मुझे आपने मैसेज करना है रिकॉर्डिंग लेके। ठीक है? इस चीज़ पे मैं ज़रा पक्का हूँ। जो मेरी लाइव क्लास में आ रहे होते हैं, मैं उनका कितने इंश्योर करता हूँ कि उन्होंने लेक्चर लिया हो। तो आपने मुझे लेक्चर लेते ही मैसेज करना है कि सर मैंने लेक्चर ले लिया। फिर कोई मसला आता है वो भी आपने मुझे बताना है। ठीक है? आप बेशक मुझे कहते हैं रिकॉर्डिंग जो आपके पास आएगी उसका टाइम बता देंगे, सर जी ये कहते हैं 36 मिनट और 15 सेकंड पे जो आपने बात की थी, मुझे उसकी समझ नहीं आई। मैं जाऊंगा, जाके वो वीडियो देखूंगा। वीडियो देख के मैं कहूंगा कि हाँ भी मैंने ये चीज़ समझाई थी, मैं दूसरी तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है? तो इंशाल्लाह आपसे कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।